तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे निकलते हुए बड़ा फ़नी सा एक मैसेज आया। एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनका, और मैं भी गोल्फ़ के लिए जा ही रहा था। मैंने कहा कि कुछ इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए ताकि जो लोग इस वहम में, गुमान में कि येस्टरडे वाज़ नॉट अ बिग माइलस्टोन, उनके ज़रा ख़्यालात थोड़े दुरुस्त किए जाएँ। तो जी वो लतीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान के किसी मुफ्ती ने ऐलान किया है कि कल की तारीख में तो नया चाँद स्टार्ट होना था और चाँद नज़र आ ही नहीं सकता था। इस वजह से इट इज़ इम्पॉसिबल कि इंडिया चाँद पे कल अपना मिशन भेज सकता हो, क्योंकि चाँद तो था ही नहीं आसमान पे। तो दैट वाज़ अ जोक ऑब्वियसली। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी, ऑल जोक्स असाइड, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट everyone who is involved in this mission. एक इंजीनियर से लेके एक उस इंस्टीट्यूट के इवन कह लें सारे वर्कर्स से, हेल्पर से, क्लीनर से लेके टॉप मैनेजमेंट तक, who had a big role to play. और अक्सर ये होता है कि वो लोग जो कि behind the scenes काम कर रहे हैं, they are more essential to the success of a mission than people who are in front of cameras. Number two, obviously, my friends on the other side, India में, उन सबको huge congratulations. And as your Prime Minister said, it is a big success for humanity. तो भाई सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अब रही बात कि भाई is it really that important, या ये सिर्फ साइंस ही चल रही है? तो भाई it is important, it's a big deal. And why is it a big deal? Why it is a big deal? Because I'm talking about it to you on the camera and you are watching this video on my channel. So it has to be important. तो जी सबसे पहले तो let me explain to you what has happened. What's happened is कि जी इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 मून मिशन लॉन्च किए, which is basically a rocket which took a landing pod, जिस का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, to the moon, and it took them about a month to reach moon, and then they have successfully landed that moon lander on the south pole, which has never been done before by any country in this world. तो that is the big deal, that is a huge achievement. और इतना टाइम क्यों लगा भाई? आप कहते हो कि भाई ये सामने मून है, सीधा आप चलाएं, बार बार आप चक्कर क्यों लगा रहे हैं? वो एक अलग कहानी है। अगर आप चाहते हो कहानी डिस्कस हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो वो मैं ज़रा सेपरेट करूँगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद जो है वो ये नहीं है कि आपको बताया जाए कि क्यों चले गए भाई, और चाँद पे क्यों, कहीं और क्यों नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है कि चाँद क्या है? चाँद जो है बेसिकली इट इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो हमारी ज़मीन है उसका सिर्फ एक चाँद है, और बाकी कुछ प्लैनेट्स में चले जाएँ तो उनके बहुत सारे चाँद हैं। इवन फॉर सैटर्न को फॉर एग्जांपल या जुपिटर को ले रहे हैं तो उसके 50, 60, 70s में भी आपको चाँद मिलेंगे। चाँद बना कैसे था? तो कहा ही जाता है, जो लोग बिग बैंग थ्योरी पे बिलीव रखते हैं कि भाई सब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक सिंगल पीस ऑफ मैटर से हर चीज़ जो इस यूनिवर्स में चल रही है वो वजूद में आई। और अर्थ जो कि आप वोल्केनोज आजकल देखते हैं, वो इस तरह का एक आग का गोला होती थी। और इन दैट पीरियड क्या हुआ कि कोई बाहर से बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आके अर्थ को हिट किया, और उसने एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लावा जो है वो सेपरेट कर दिया, विच बिकेम द मून, एंड दैट स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। और मून और अर्थ आपस में एक दूसरे को पुल करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ अर्थ मून को पुल कर रही है और वो उसको रिवॉल्व कर रही है। देयर इज़ अ टाइनी पुल जो कि मून भी अर्थ पे एक्सर्ट करता है, विच जो कि अर्थ का ऑर्बिट तो मैसिवली चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इट स्टिल एक्ट्स ऑन आपके वेदर सिस्टम्स के ऊपर एक्शन होता है। आपकी टाइड्स जो कि समंदर में लहरें होती हैं उसके ऊपर इट हैज़ अ स्पेसिफिक इफेक्ट। इसके अलावा जो मैग्नेटिज्म होता है अर्थ का, उसके ऊपर भी इसका एक ख़ास इफेक्ट होता है। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर कोई जाके चांद पे लैंड करना क्यों चाहता है? तो जी ये रेस स्टार्ट हुई थी, अगर आपको याद हो तो रशिया और अमेरिका के बीच में। रशिया ने सबसे पहले अपना लैंडर जो है जो कि रोवर था वो मून में भेजा 1970s में, और फिर अमेरिका ने कहा कि भाई इसको हम टॉप कैसे करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपना बंदा भेजते हैं मून पे। तो मून पे जाना क्यों ज़रूरी है? ह्यूमन नेचर ये है कि इंसान की अपनी नेचर ये होती है कि दे लाइक टू बी डोमिनेंट, ठीक है ना? हम सब जो हैं स्पेशली बंदे, लेकिन ओवरऑल एक जो सिविलाइजेशन होती है, इट लाइक्स टू बी डोमिनेंट, इट हैज़ टू बी एन अल्फा रोल इन द सोसाइटी। तो उस डोमिनेंस को अचीव करने के लिए यू नीड टू शो योर डोमिनेंस, या आप किसी ख़ास फील्ड में अपने फेलो ह्यूमन से आगे हैं, और उसको शो करने का एक ही तरीका है कि यू डू समथिंग विच हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। तो जी रशिया ने वो काम किया, देन अमेरिका ने उसको डिफीट किया, भाई हम एक जिंदा आदमी को मून पे भेज देते हैं, उन्होंने वो काम कर दिया। तो ये डोमिनेंस का चक्कर जो है ये पहले ज़मीन के ऊपर चलता था। जिस तरह इंग्लैंड है, इन्होंने अपनी एक ब्रिटिश एम्पायर
कायम की, रोमन्स ने रोमन एम्पायर, फिर मुस्लिम्स ने हज़रत उमर के ज़माने में अपनी एक एम्पायर कायम की। लेकिन अब ये हो गया कि जब से यूनाइटेड नेशंस बनी है और वॉर को जो है वो बुरी नज़र से देखा जाने लग गया है, स्पेशली आफ्टर अमेरिका एंडेवर इन ऑल द मिडल ईस्ट कंट्रीज़, और अब जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर धावा बोला हुआ है, उसके बाद क्योंकि वॉर इज़ लुक्ड एज ए बैड थिंग इन दिस वर्ल्ड, तो लोगों ने क्या किया, भाई अब कहीं ना कहीं से तो नई जगह तलाश करनी है। नई जगह क्यों तलाश करनी है? या नई जगह इसलिए तलाश करनी है कि विद लैंड कम रिसोर्सेज, ठीक है ना। आपके पास ज़मीन होगी तो क्या पता आपको पानी मिल जाए, पानी होगा तो आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं तो आप उस पर एक सिविलाइजेशन नई वजूद में ला सकते हैं। इसके अलावा ये कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे मादनियात होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, प्रेशस मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, गोल्ड की एक ज़मीन पे लिमिटेड अमाउंट है, और अनटिल अनलेस यू गो इन अदर प्लेसेस एंड एक्सप्लोर, तो आपको उस लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा गोल्ड कभी भी नहीं मिल सकता। गोल्ड इज़ वन थिंग। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप लिथियम की एग्जांपल लें, लिथियम जो कि आजकल बैटरीज में बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, लेकिन लिथियम की भी ज़मीन पे एक लिमिटेड अमाउंट है। चाइना इज़ बहुत बड़ा रिजर्व ऑफ लिथियम, और चाइना के ऊपर जाके आप जंग तो नहीं कर सकते, आप या तो उनसे ट्रीटी करेंगे या उनसे ख़रीदेंगे, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा उस मुल्क को होगा। लेकिन अगर आप उनसे ख़रीद के उनको फ़ायदा देते हैं तो उससे बेहतर ये है कि आपके पास अपनी रिसोर्स हो। देयर आर दी अदर ऑप्शंस आर कि आप नॉर्थ साउथ पोल में चले जाएँ। साउथ पोल पे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में आपको पता है कि अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि जो सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और रशिया, बेसिकली कह लेंगे सारे जो फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी एक डोमिनेंस है। उन्होंने एक अंटार्कटिक ट्रीटी बनाई है जिसके बेसिस के ऊपर नो वन कैन ऑक्यूपाई अंटार्कटिका, लेकिन वहाँ पे इन सब ने अपने मिशन स्टार्ट किए हैं और ये वहाँ से पेट्रोल निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब जहाँ पे जाके एक दफ़ा इस तरह की खुदाई और काम स्टार्ट हो जाए, वहाँ पे जाके नंबर वन तो अपनी दुकान लगाना मुश्किल हो जाता है, और नंबर टू ये कि क्योंकि पहले इतनी सारी माइनिंग हो चुकी होती है तो आपका चांसेस बहुत कम होते हैं। जो बड़ी कंट्रीज थी उन्होंने सोचा, रशिया एंड अमेरिका एट दैट टाइम, के क्यों ना ज़मीन से बाहर कोई फ्रूट ढूंढा जाए या जाके मिनरल्स की सर्च की जाए। एंड दैट इज़ वाई दे वेंट बियॉन्ड एंड वेंट टू स्पेस। ना सिर्फ ये, जैसे आपको कहा कि दिस इज़ इट शोज़ ग्लोबल डोमिनेंस भाई, कि आपकी एक बंदे के साथ सही किस्म की टसल लगी हुई है कि भाई हमारे पास, हमें से किसके पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। वो आपके मुकाबले में, आप टोयोटा लेते हैं, वो जाके लैंड क्रूज़र ले आता है, वो आप लैंड क्रूज़र के मुकाबले में एक फ़रारी ले लेते हैं, और वो फ़रारी के मुकाबले में एक रोल्स रॉयस ले आता है। तो आप कहते हैं मैं हेलीकॉप्टर ख़रीद लेता हूँ, वो बंदा जाके जो है पूरा एयरलाइनर ख़रीद लेता है, ठीक है। तो उस वक्त डोमिनेंस का ये तरीका था कि आप शो करें कि आपके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। और टेक्नोलॉजी क्या है भाई, आपने इतने हज़ारों बल्कि शायद लाखों टन रॉकेट को ज़मीन से उठा के और इतने मिलियंस किलोमीटर दूर भेज दिया है, विच इज़ ए फीट ऑफ डोमिनेंस। मतलब एक आम बंदा या एक आम साइंटिस्ट बैठ के ये चीज़ नहीं सोच सकता। फिर क्या हुआ, फिर जी ज़मीन पे ऑब्वियसली रशिया और अमेरिका की कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, और उसके ऊपर उनके काफ़ी सारे रिसोर्सेज लग गए। फिर बाकी सारी जो सिचुएशंस बनी, रशिया टूट गया, और अमेरिका जो है उसको बाद में ये 99 के बाद और मसले मसाइल पड़ गए, और उन्होंने कहा कि भाई हम नासा के ऊपर क्यों पैसा खर्च करें, उतना ही पैसा हम ज़मीन पे लगा के क्यों ना अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान को फ़तह करने की कोशिश करें। तो सारी की सारी चीज़ जो है वो वॉर इंडस्ट्री में चेंज हो गई, और वॉर को बिजनेस बना के वॉर से पैसा कमाना शुरू कर दिया गया। अभी भी चल रहा है, मतलब यूक्रेन के पास जो हथियार जा रहा है वो सारा यूरोपियन और अमेरिकन वॉर इंडस्ट्री का है। फिर अब क्या हो रहा है, आजकल की दौड़ ये चल रही है कि इलॉन मस्क साहब जो हैं, एक फिगर है, वो सोच रहे हैं कि हमने मार्स पे जाना है, और उन्होंने आके मार्स पे कहते हैं हम सिविलाइजेशन करनी है, मैं जाके वहाँ पे एटम बम फाड़ूंगा, और वहाँ से क्या होगा कि मार्स ठंडे के बजाय गर्म हो जाएगा एटम बम फाड़ने से, और वहाँ पे सिविलाइजेशन हो जाएगी। और सोच उनकी भी वही है कि नई एक्सप्लोरेशन हो और नया प्लानट बनाया जाए, और हम जाएँ उधर जाके हुकूमत करें और वो दुनिया मेरी हो जाए। खैर, तो मून क्योंकि पहले एक्सप्लोर हो चुका है, और पहले इक्वेटर जो मून का सेंट्रल हिस्सा था वहाँ पे लैंडिंग्स हुई हैं, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हुई है, वहाँ से मिनरल्स वापस आए हैं, लेकिन पानी के आसार इतने अच्छे खासे नहीं मिले। तो एंड पे डिसाइड ये हुआ कि मून इज़ नॉट हैबिटेबल। वहाँ पे सॉइल भी है, एटमॉस्फेयर बहुत हल्का है अर्थ की निस्बत, ग्रेविटी बहुत कम है अर्थ की निस्बत, लेकिन फिर भी कंक्लूजन ये था कि मून पे हैबिटेशन नहीं होती। तो इवन अभी भी अगर आप जाएं तो आप मून पे ज़मीन का हिस्सा भी खरीद सकते हैं, जो कि मुझे बताया था, इट इज़ वेरी चीप लेकिन यूज़लेस। और जी मून पे जाने के क्या फ़ायदे हैं? मून पे जाने का तो फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मार्स जहाँ पे आजकल लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं उससे एक तो करीब है, तो इस वजह से अगर आपने ज़मीन से आन जान करनी हो, सामान भेजना हो, बिज़नेस करना हो तो ईज़िली हो सकता है, आप अपना सामान आराम से भेज सकते हैं।
दूसरा ये कि भाई इट कैन बी योर बेस, या आपकी कह लें एक किस्म की कॉलोनी बन सकती है आउट ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी भी ज़्यादा है, अर्थ का एटमोसफेयर भी थोड़ा थिक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इमेजिन करें इफ़ यू बिल्ड अ बेस ऑन द मून, तो वहाँ से इस तरह के रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करना और आगे भेजना इज़ मच ईजियर कम्पेयर टू अर्थ। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ से आपको सामान लेके जाना पड़े, और अगर कल को मून से भी या चाँद से भी तेल निकलना शुरू हो जाए, और तो आपका क्या ख्याल है कि ये सारी कंपनियाँ छोड़ेंगी, ये तो चूज़ खाएंगे मून को भी। देन बैक्स द क्वेश्चन कि भाई इसमें साइंस कितनी इन्वॉल्व थी। भाई चाँद पे पहले भी लोग गए हुए थे, अब सारे जो क्रिटिक्स हैं ये कह रहे हैं चाँद पे जाना कौन सी बड़ी बात है भाई, चाँद पे सारे लोग पहले भी गए थे, चाँद ये चाँद वो। भाई देखें, साइंस इन्वॉल्व इज दिस कि भाई एक इतने बड़े मेगा टन प्रोजेक्ट को यू लिफ्ट एंड यू सेंड इट टू मिलियंस ऑफ miles away, and when you're traveling from, let's say, India Pakistan से towards England, so that is about 6,000 kilometers, और 7-8 घंटे की फ्लाइट है। और जो अर्थ का डिस्टेंस है मून से राउंड अबाउट 4.25 लाख किलोमीटर, ठीक हो गया। तो अब आप इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा ये एक कारनामा किया है जिन्होंने किया। इसके अलावा कि एवरीथिंग वाज ऑटोमेटेड, उसके ऑन बोर्ड देयर वाज नो ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट। और आजकल तो जी हर चीज़ ऑटोमेटेड का ही है, अनमैन्ड व्हीकल्स इज़ द फ्यूचर। जंगें भी अब तो सोल्जर्स के बगैर लड़ी जाएंगी टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी आप इसी तरह शो करते हो। आपने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम ज़मीन से चीज़ उठा के आसमान पे छोड़ के आ सकते हैं, ना छोड़ के आ सकते हैं, बट द प्लान इज़ के द रोवर विल कलेक्ट एविडेंस एंड ब्रिंग इट बैक टू द अर्थ। और उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि नंबर 1 तो एक्सप्लोरेशन होगी, नंबर 2 ये कि उनका मूड ये कि हम चांद के ऊपर इंडिया का फ्लैग बनाएंगे, और वही जो पैट्रियाटिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये कि नॉलेज वापस आएगा और रिसर्च के लिए दरवाजे खुलेंगे, और मून का साउथ पोल एक्सप्लोर हो जाएगा। ये तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन आजकल इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा है कि जी इंडिया ने रशिया को बीट कर दिया। भाई देखें, इंडिया और रशिया की रेस जो है ना चांद के लिए है ही नहीं। मैं आपको पहले बताया कि रशिया ने अपना रोवर चांद के ऊपर लैंड किया था 1970s में, और अभी रिसेंटली दे हैव फेल्ड टू डू इट। और इट इज़ नॉट अबाउट के दे फेल टू डू इट। भाई जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें मिसहैप्स हो सकते हैं। इसी तरह जैसे स्पेस एक्स का एक रॉकेट जो है वो जिसने लैंड करना था फट गया। तो भाई रशिया जो है ना वो पहले से चांद पे आ चुका है। रशिया के जो हैं अब वसाइल डिफरेंट हैं, और रशिया मून से आगे ही सोच रहा है, ठीक है। तो मून इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर रशिया। तो ये कहना कि भाई इंडिया रशिया से जीत गया है इज़ प्रॉब्ली नॉट करेक्ट। इंडिया और रशिया के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो जब से इंडिया एग्जिस्टेंस में है, इंडिया की रशिया से बहुत अच्छी ट्रेड है, और इंडिया के जो मेन फ्लीट है जहाज़ों का और सबमरीन्स का रशियन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनता है। उनकी लोकल काफ़ी कोऑपरेशन एक दूसरे से रीजनल है, इंटरनेशनल है। और आपने देखा कि अभी इवन जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान प्रेशर में आ गया, लेकिन इंडिया वाज रेजिस्टेंट टू द इंटरनेशनल प्रेशर कि भाई हम रशिया से ट्रेड क्यों छोड़ें, अगर आपने नहीं छोड़ी तो हम क्यों छोड़ें, आप हमसे सुपीरियर तो नहीं है। इसके अलावा ये कि दे हैव गॉट दीज कंबाइंड आर्म मैन्युफैक्चरिंग डील्स एज वेल, जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं। इन्होंने मिल के साथ एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, इसके अलावा मिसाइल सिस्टम हो गए, और क्रूज़ मिसाइल्स वगैरह सारे मिल के साथ बनाए। इस तरह पाकिस्तान चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके बनाता है इस तरह। लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया हैज़ रिजन एंड आर स्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ रशिया नाउ, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाइना के लेवल पे नहीं पहुंच सका। तो अब सवाल जो लोग करते हैं ये कि भाई ये सारा ड्रामा क्या था देन, ठीक है ना, आपके रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, बाकी किसी के साथ भी आपकी कोई टसल नहीं है, तो आपने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है। अगर आप लोगों ने इसको गौर से सुना, ही टॉक्स अबाउट विन फॉर ह्यूमैनिटी नंबर 1, एंड नंबर 2 ही टॉक्स अबाउट हेल्प फॉर अदर पीपल हु आर ट्राइंग टू डू द सेम। तो भी अगर एक प्राइम मिनिस्टर जो है अपने प्रोजेक्ट के बाद कहता है दिस इज़ अ विन फॉर ह्यूमैनिटी, इट मीन्स के दे हैव बिकम द ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द बिग ह्यूज गेम। इवन यूरोप की कोई कंट्रीज जो हैं वो इस तरह के रोल्स नहीं कर सकती। हाँ, देयर इज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और हाँ उनके अंदर के जो हैं काफ़ी सारे इश्यूज होंगे, बट राइट नाउ व्हेन ही मेड दैट स्पीच तो इट सीम लाइक ही एक्चुअली केयर्स अबाउट द ग्लोबल पॉपुलेशन, एंड ही इज़ ए एम्बेसडर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स जो कि इसको चल रही है। तो दैट इज़ अ ह्यूज मैसेज अगर आप उसको गौर से सुने। नंबर 2 ही सेड कि वी विल हेल्प एनी अदर कंट्री विच आर ट्राइंग टू डू द सेम, विच बेसिकली सेज कि वी आर द पायनियर्स, इवन दो कि हाँ इन्होंने भी ऑब्वियसली सीखा होगा अमेरिका, रशिया, चाइना से जो पहले चांद पे जा चुके हैं, बट
they are saying कि we are also pioneers and we are in the list of nations या hall of fame कह लें जहाँ पे हम अब stand करते हैं, and which is not wrong. They actually do stand in that hall of fame. Or if anyone wants to do any such missions to space, moon या beyond, तो India is willing to help them. Number two, it is a matter of national pride भाई कि पहले 3 मुल्क जो कि जिनका चांद पे झंडा था, there were America, Russia and China. All big countries, all big economies, and now India's flag is going to be on the moon as well. इसका इफेक्ट क्या होगा? नंबर 1 तो जी इट इज़ गुड फॉर योर पैट्रियोटिज्म और इट नेशनलिस्ट फीलिंग जो आपके अंदर अच्छी आती है और यू फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट नेशन जिसने इतना बड़ा फीट अकम्प्लिश किया है. नंबर 1. नंबर 2 ये कि इट ऑल्सो इज़ a big saving grace for the Modi government, I would say, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुई on its actions during COVID, जितना mismanagement कहा जाता है उसको हुई थी, and it is maybe one of the ways that they want to distract attention from that. और obviously अब मोदी साहब जाएंगे अपनी इलेक्शन की तकरीरें करेंगे, उसमें बताएंगे भाई हम लोग तो आपको चांद पे लेके गए. ना सिर्फ ये होगा बल्कि ये होगा कि क्योंकि अब इंडिया ने प्रूव कर दिया टू द वर्ल्ड कि वी आर टेक्नोलॉजिकली एज एडवांस्ड एज यू आर, तो द वर्ल्ड विल इंक्रीज कोऑपरेशन विद इंडिया इन टेक वर्ल्ड. और आप इतने भोले नहीं है कि आपको ना पता हो कि इंडिया इज़ ऑलरेडी अ ह्यूज प्लेयर इन द टेक वर्ल्ड और काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग तो टेक की ऑलरेडी इंडिया में हो रही है. इसके अलावा ये कि अ कंट्री विच हैज़ सच अ गुड पोर्टफोलियो कि जी आप चांद पे जा चुके हैं, तो उस पर एक कॉन्फिडेंस ग्लोबली बढ़ता है और बिजनेसेस वहाँ पे ज़्यादा आते हैं और प्रॉस्पेरिटी होती है, ना सिर्फ इन बिजनेसेस की बल्कि अगर कल को किसी कंट्री ने, छोटी कंट्री ने कोई सैटेलाइट बाहर भेजनी है, जिस तरह नॉर्थ कोरिया फेल्ड टू लॉन्च इट्स स्पाई सैटेलाइट, अगर उन्होंने वैसे तो बैन है लेकिन इफ़ दे वांटेड टू सेंड द सैटेलाइट टू स्पेस दे कैन अप्रोच इंडियन स्पेस एजेंसी एंड से कि भाई कैन यू प्लीज़ हेल्प अस लॉन्च दिस सैटेलाइट. और वो लॉन्च ऑफ सैटेलाइट जो है इट इज़ गोना जनरेट रेवेन्यू फॉर द country, for the space agency. It is gonna establish international ties, and आजकल की गेम में international ties are everything. If you fail to develop these international ties, तो your country suffers. फिर और क्या होगा? और ये होगा कि प्राइवेट एजेंसीज जो हैं जो कि स्पेस में इंटरेस्ट रखती हैं, स्पेस एक्स टाइप की एजेंसी, इलॉन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर्स जिनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और बहुत पैसा है और जिनका बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, दे विल टेक इंटरेस्ट इन इंडियाज़ ग्लोबल एफर्ट्स और इंडिया की स्पेस एफर्ट्स. They might bring more technology related to space to India. और उसकी वजह से क्या होगा कि लोकल कोलैबोरेशन उनकी बढ़ेगी, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी लेके आएंगे बल्कि दे विल क्रिएट जॉब्स फॉर द लोकल्स अगर वो अपने एक सेटअप बनाते हैं इंडिया के अंदर. एंड देन अगर गवर्नमेंट उनके साथ टू वे कम्युनिकेशन करती है तो दैट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट टू देयर कंट्री. हाँ ये है कि गवर्नमेंट को भी अपने लॉज को चेंज करना पड़ेगा. ऑब्वियसली यू नीड लेजिस्लेचर टू अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू डू such kind of operations in your country. तो बात वापस आई कि जी चांद नया है और चांद पे लैंडिंग नहीं हो सकती. तो आप इस तरह की बातें जितनी मर्जी बनाते जाएं, कॉन्स्पिरेसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कि भाई अमेरिका ने भी या रशिया ने भी कभी भी चांद पे लैंडिंग नहीं हुई, धोखा दिया जा रहा है दुनिया को. तो ऐसे लोग भी हैं जो बिलीव करते हैं कि ज़मीन गोल नहीं है भाई, ज़मीन फ्लैट है, एक्सेप्ट इट. अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं जो कि सिर्फ इस चीज़ पे खुश होते हैं कि भाई आज का मैच इंडिया हार जाए, या आप बैठ के दुआएं कर रहे थे लैंडिंग के टाइम कि भाई ये जो प्रोब जो है ना किसी तरह फट जाए या ये भस्म हो जाए या इसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, वो सारे ये कहेंगे भाई इट्स नॉट अ बिग डील. वो कहेंगे कि भाई पहले भी लोग जा चुके हैं चांद पे, कोई बड़ी बात नहीं है. वो कहेंगे भाई अपना पैसा ज़ाया किया है और अपना टाइम ज़ाया किया उन लोगों ने. लेकिन इन सब बातों का जवाब मैं वीडियो के स्टार्ट में दे चुका हूँ. आई एम वन ऑफ द पीपल जो कि मैं थिएटर में लिस्ट करा रहा था एंड आई वाज रियली इंटरेस्टेड एंड आई कंसल्टेंट साथ थे मेरे. मैंने कहा कि डू यू नो अबाउट दिस एंड इट्स लाइक नो मुझे नहीं पता. एंड आई सेड कि यार देखो आज से 50 साल पहले पीपल वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन स्क्रीन्स व्हेन पीपल गोइंग टू मून. और आजकल के ज़माने में व्हेन देयर इज सो मच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे हैव डन दिस बिग फीट एंड वी आर नॉट इवन वाचिंग इट ऑनलाइन फॉर एग्जांपल. एंड आई स्टिल फेल्ट नाइस वाचिंग इट. और एक वो एक्साइटमेंट होती है कि भाई लैंड कर रहा है अब इतने किलोमीटर ऊपर, 30 किलोमीटर ऊपर, 25 किलोमीटर ऊपर, 15 किलोमीटर ऊपर. दैट वाज अ गुड फीलिंग. ओके, दैट इज आई हैव सेड कांग्रेचुलेशंस एंड टू द क्रिटिक्स एंड टू द पीपल हु आर नेसेयर्स जो कहते हैं कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है, सब ड्रामा है. उनसे मैं यही कहूँगा आंखें खोलो, और नहीं खोलोगे आंखें तो आप ज़मीन पे रह जाओगे और जो बाकी दुनिया है वो चांद से भी आगे चली जाएगी और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे. Here, that was a very light note video. I'm not talking against anyone. I'm just talking about the general concepts. ठीक है, तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर अच्छी नहीं लगी
तो काइंडली कमेंट्स में बता दो कि क्यों अच्छी नहीं लगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।